एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी होते हैं। अब हर सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको बिल्कुल नहीं करनी कि आपने सिर्फ एनाटॉमी अपने बुक से पढ़ना शुरू कर दी। आपके पास आपकी यूनिवर्सिटी में जो भी लिपिन कॉर्ड आपकी कंसेप्ट्स को बनाने में आपकी हेल्प करेगी, और इसी तरह हार्पर में वो चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि चटर्जी और लिपिन कॉर्ड में आपको नहीं मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर इर्तिज़ा रहमान। तो मेरे दोस्तों, बहुत बहुत मुबारकबाद आप तमाम लोगों को जिन स्टूडेंट्स का MBBS के अंदर एडमिशन हुआ है और जो मेरी वीडियोस देखते हुए आ रहे थे, मेरी टिप्स से फ़ायदा उठा रहे थे। तो उन तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद। भले MBBS में एडमिशन हुआ है, BDS में हुआ है या किसी और फील्ड में आपका एडमिशन हो जाता है, तो स्टिल आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। देन मुझे फिर आप लोगों की तरफ से ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हाउ टू स्टडी MBBS के ऊपर भी एक वीडियो बनाइए, क्योंकि किसी ने मुझे कहा कि सर हमारे तो कोई पूरे ख़ानदान में कोई डॉक्टर नहीं है, मैं पहली डॉक्टर हूँ या पहला डॉक्टर हूँ, तो आप प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि हम अपने MBBS की ड्यूरेशन को किस तरह से कीमती बनाएँ और किस तरह हम टाइम स्पेंड करें। तो देखें, सबसे पहले मैं आपको वीडियो में सिर्फ 2 मशवरे देना चाहता हूँ कि इन 2 मशवरों पे आपको ज़रूर अमल करना है थ्रू आउट 5 ईयर्स ऑफ MBBS। पूरे 5 साल आपको इन 2 मशवरों के ऊपर अमल ज़रूर करना है। इन दोनों बातों के ऊपर मैंने अमल किया था, मैं तभी आपको मशवरा दे रहा हूँ, और मुझे फ़ायदा हुआ तो आपको भी इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। पहली बात यह है कि यू हैव टू गो रेगुलरली। आपको अपने यूनिवर्सिटी, आपको अपने कॉलेज रेगुलरली जाना है। देखिए, कभी ऐसा होता था कि क्योंकि मेरी आदत ये थी कि मैं कोशिश करता था कि रेगुलरली यूनिवर्सिटी जाऊं, और कभी ऐसा होता था कि मैं एक दिन छोड़ के यूनिवर्सिटी गया हूं। तो अब डेफ़िनेटली जब मैं एक दिन छोड़ के यूनिवर्सिटी गया हूं, तो अगले दिन जब मैं जाता हूं तो टॉपिक जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो मुझे लिटरली, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे एक तो रिग्रेट भी होता था कि यार मैंने कल वाला टॉपिक मिस किया है, और मैं उस पेस को फॉलो नहीं कर पाता था कि यार पीछे वाला एक टॉपिक रह गया है, और एक टॉपिक रह जाने के बाद अब मैं एक आगे वाली क्लास ले रहा हूँ, तो मुझे थोड़ी सी कमी सी महसूस होती थी टीचर के पढ़ाने में भी। और जब वो टीचर कोई सवाल पूछ रहा है तो उसमें भी मुझे जो है वो एक लैकिंग सी लगती थी, एक डेफिशिएंसी सी लगती थी, यार कुछ कमी है। तो इसलिए अक्लमंदों वाला मशवरा यही है आप लोगों को कि आपको एटलीस्ट कोशिश ये करनी है कि रेगुलरली यूनिवर्सिटी जाना है, ताकि आप रेगुलरली क्लासेस के फ़्लो को साथ लेकर चल सकें। अगली इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको रेगुलरली तो जाना है, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि आपको क्लास की फ्रंट सीट के ऊपर बैठना है, कुछ भी हो जाए। ये मैं आपको बताऊं कि मैं थ्रू आउट 5 ईयर्स ऑफ MBBS मैंने इस पैटर्न को फॉलो किया है कि हमेशा मैं क्लास की फ्रंट सीट के ऊपर बैठा करता था। इवन जो शायद ऐसे मेरे दोस्त शायद सुन रहे हों, तो वो भी ये बात जानते हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि इर्तिज़ा आया है और इर्तिज़ा जाके पीछे बैठ गया। बहुत रेयरली कोई ज़रूरत हो या फिर आगे जगह नहीं मिली हो, तब तो चलो खैर है, लेकिन पहले आने की कोशिश करें। और हमेशा इवन के यानी हम 2-3 लोग जो होते थे जो आगे बैठते थे, उनके लिए जो दूसरे स्टूडेंट्स होते थे वो जगह जो है वो खाली करके छोड़ देते कि यार इन लोगों को आगे बैठना है। तो आप लोगों को भी यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, हमेशा फ्रंट सीट के ऊपर आके बैठना है। इससे एक तो फ़ायदा ये होगा कि आपको जब भी कोई सवाल का जवाब आएगा तो आप हिचकिचाएंगे नहीं, आप शर्माएंगे नहीं कि यार मैं तो पीछे बैठा हुआ हूँ, मेरी आवाज़ टीचर तक जो है वो कैसे जाएगी, नहीं, बल्कि आप फ़ौरन से हाथ खड़ा करके जो है वो टीचर को आंसर कर देंगे। और इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आप हमेशा टीचर की नज़रों के सामने रहते हैं, क्योंकि हम जब भी आगे बैठते थे, मुझसे अच्छा ये कोई नहीं बता सकता कि जब भी हम आगे बैठा करते थे, तो जो भी टीचर होता था 5 सालों तक, उस टीचर को हमारा चेहरा हमेशा याद रहता था। हम कभी रास्ते में टकरा गए, कभी लाइब्रेरी में मिल गए, कभी किसी जगह मिल गए, तो वो हम उसे सलाम करें इससे पहले कि वो हमें पूछ लिया करते थे, हाँ भाई किधर जा रहे हो, क्या हाल है, खैरियत से, स्टडीज़ तुम्हारी ठीक चल रही हैं। तो टीचर से जब आपका ताल्लुक़ बन जाता है तो आप कोई भी क्वेश्चन आप उसके पास जाके आराम से पूछ सकते हैं, अपनी कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, और कोई भी आपको पेपर्स के अंदर इशू है वो आप अपने रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए दूसरा काम आपको ये करना है कि हमेशा थ्रू आउट 5 ईयर्स ऑफ MBBS आपको हमेशा फ्रंट सीट के ऊपर जाकर बैठना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट्स की। देखिए, आमतौर पे सब्जेक्ट्स जो आपको मिलेंगे मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होते हैं फ़र्स्ट ईयर में, वो होते हैं फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, दोनों को मिला के हम बात कर लेते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक ही सब्जेक्ट चल रहे होते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड ईयर में आमतौर पे आपको सब्जेक्ट मिल रहे होते हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ये 3 आपके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में। इसके साथ साथ आपको एनाटॉमी के साथ टैग सब्जेक्ट मिल जाते हैं दूसरे, फॉर एग्जांपल आपको
एम्ब्रियोलॉजी मिल गया और आपको हिस्टोलॉजी मिल गया। तो ये 2 आपके टैग सब्जेक्ट होते हैं। बाकी मेन सब्जेक्ट्स आपके अगेन एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी होते हैं। अब हर सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये हमने जब MBBS क्लियर किया तो उसके बाद फिर हमें समझ में आई कि यार हर सब्जेक्ट को पढ़ने का और उसे टैकल करने का स्ट्रेटजी और टैकल करने का जो है वो तरीका अलग होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले बात करता हूँ एनाटॉमी की, जो सबसे मेन आपका सब्जेक्ट है। देखिए, जो लोग एनाटॉमी नहीं जानते कि एनाटॉमी क्या है, तो एनाटॉमी जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप बॉडी के स्ट्रक्चर्स के हवाले से पढ़ते हैं, बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स, कि आपकी बॉडी की शेप किस तरह है फ्रॉम योर हेड टू टो, हेड से लेकर टो तक एक्सटर्नली बॉडी की शेप क्या है और इंटरनली उसमें कितने मसल्स हैं, उसमें कितनी बोन्स हैं, उनकी शेप्स क्या हैं, उनके नाम क्या हैं, और इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी शेप्स क्या हैं, उनके नाम क्या हैं, और कौन सा मसल कहाँ से निकल कर कहाँ पर जाके अटैच होता है, कौन सी ब्लड वेसल कहाँ से इनिशिएट होती है और कहाँ पे जाके ख़त्म होती है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है वो एनाटॉमी के अंदर पढ़ रहे होते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और आपको बहुत ज़्यादा इस सब्जेक्ट को सीरियसली लेना पड़ेगा और इस सब्जेक्ट को आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा अगर आप अच्छी एनाटॉमी पढ़ना चाहते हैं और एनाटॉमी के अंदर अच्छे नंबर्स लेना चाहते हैं। अगर आपकी एनाटॉमी अच्छी नहीं है तो आपको हर जगह प्रॉब्लम होगी, आपको फिर आगे जाके मेडिसिन में भी प्रॉब्लम होगी, आपको सर्जरी के अंदर भी प्रॉब्लम होगी, आपको पैथोलॉजी के अंदर ही प्रॉब्लम होगी, हर जगह आपको प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होगी अगर आपकी एनाटॉमी अच्छी नहीं है तो। सो मार्क माई पॉइंट कि यू हैव टू गिव प्रायोरिटी टू एनाटॉमी अमॉन्गस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स। आपको प्रायोरिटी एनाटॉमी को देनी पड़ेगी। अब एनाटॉमी को पढ़ने का तरीका ये है कि इसमें आपको सिर्फ एक बुक को फॉलो करना है। कोई भी आपको बुक पसंद है उसको आप फॉलो करें, जिस बुक को आप लेकर चल रहे हैं और जिस बुक के थ्रू आपकी टीचर्स पढ़ा रहे हैं। आप फॉर एग्जांपल, अब एनाटॉमी की बुक्स की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एनाटॉमी की जो मोस्ट फेमस बुक है और मोस्ट कम्प्रिहेंसिव बुक है वो है स्नेल्स एनाटॉमी। उम्मीद है आपके सामने इसकी पिक्चर भी आ रही हो। स्नेल्स एनाटॉमी, एंड देन सेकंड नंबर पे आपकी KLM's एनाटॉमी है और थर्ड पे आपकी ग्रेज एनाटॉमी है। इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन ये 3 मशहूर बुक्स हैं जो कि एनाटॉमी की आमतौर पे यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स तो ये गलती कर बैठते हैं कि ये तीनों बुक्स जो है वो उठाकर पढ़ना शुरू कर देते हैं, और यही गलती शायद शुरू में हमसे भी हुई थी कि हमने ये सारी बुक्स, इसके अलावा जो भी मटेरियल हमें मिला एनाटॉमी का, वो हमने पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन आखिरी में हमें ये पता चला कि हमारा सिर्फ टाइम वेस्ट हुआ है, पढ़ने के बाद हमारा टाइम सेव नहीं हुआ। तो एनाटॉमी में आपको ये करना है, सिर्फ एक बुक आपको पढ़नी है। और मेरी जो मोस्ट क्या कह सकते हैं फेवरेट जो बुक थी और जो आम स्टूडेंट्स की फेवरेट बुक होती है वो है स्नेल्स एनाटॉमी। तो आपको स्नेल्स एनाटॉमी अगर आपकी अच्छी है और आपने अच्छे तरीके से पढ़ ली, हाँ इसमें लिखा हुआ बहुत शॉर्ट है और बहुत कंसाइज लिखा हुआ है, लेकिन इतना लिखा हुआ है कि आप अच्छे से उसको याद कर सकें और उसे समझ सकें। अगर आपने स्नेल्स एनाटॉमी अच्छी पढ़ ली तो आपको दूसरी कोई बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है। और स्नेल्स एनाटॉमी को रिवाइज़ करने के लिए एक स्नेल रिव्यू की भी बुक आती है, तो वो भी अपने साथ रख लें ताकि आपको स्नेल्स एनाटॉमी, वैसे स्नेल तो खुद एक रिव्यू ही बुक है, इतनी छोटी सी बुक है तो उसमें कोई रिव्यू की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ज़्यादा पढ़ने वाले नहीं हैं तो स्नेल की रिव्यू बुक भी साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं स्नेल को रिवाइज़ करने के लिए। और अगली बात एनाटॉमी में ये है कि एनाटॉमी आपको तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आपके पास या तो कैडेवर नहीं हो, या तो आपके पास कोई डेड बॉडी नहीं हो, तो फिर आपके पास कोई डमी ना हो। ठीक है, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी कि आपने सिर्फ एनाटॉमी अपने बुक से पढ़ना शुरू कर दी। आपके पास आपकी यूनिवर्सिटी में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, अगर कैडेवर अवेलेबल है, डेड बॉडीज़ अवेलेबल हैं, तो उनके ऊपर जाके आप एनाटॉमी को पढ़ें। अगर आपके पास डमीज़ अवेलेबल हैं, अब डमी फॉर एग्जांपल पूरी ह्यूमन बॉडी की डमी नहीं होती, डमी में आपको जो है वो हैंड अगर पढ़ना है तो आपको हैंड उठा के जो है वो दे दिया आपके पास होगा। आपको फेस पढ़ना है तो फेस आपके पास डमी की सूरत में होगा। इस तरह चेस्ट का अलग डमी होगी, एब्डोमेन की अलग डमी होगी, फिर उसमें इंटरनल ऑर्गन्स लेग्स की अलग डमी होगी। तो हर डमीज़ जो है वो मुख्तलिफ ऑर्गन्स की, मुख्तलिफ पार्ट्स की मुख्तलिफ होती है। ब्रेन की अलग इवन होती है कि आप उसको उठा के उसके स्ट्रक्चर, उसके मसल्स के बारे में स्टडी कर सकें। तो आपको जो भी चीज़ें मिलें, डमी मिले या कैडेवर मिले, आपको ज़रूर हाथ में लेके एक एक चीज़ को समझना है, फिर जाके आपको एनाटॉमी क्लियर होगी, वरना आपको एनाटॉमी क्लियर कभी भी नहीं होगी। सेकंड नंबर पे आपकी आ जाती है फिजियोलॉजी। देखिए, फिजियोलॉजी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये तीनों सब्जेक्ट में से एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन तीनों सब्जेक्ट में सबसे आसान और सबसे इंटरेस्टिंग जो सब्जेक्ट लगता है, मुझे जो लगता था और आमतौर पे जो स्टूडेंट्स को लगता है, वो है फिजियोलॉजी। बहुत आसान है, बहुत जल्दी याद हो जाती है, लेकिन इसकी जो बुक है गाइडेंस, जो सबसे मोस्ट फेमस बुक है गाइडेंस फिजियोलॉजी, तो वो बहुत लेंदी बुक है और उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट भी है और आपको एडवाइस भी है कि आपको गाइडन ही पढ़नी है। गाइडन के अलावा आपको कोई बुक नहीं पढ़नी।
ठीक है। जिस तरह एनाटमी में आपने काम भी किया था कि आपने स्नेल पढ़ी थी, तो इस तरह फिजियोलॉजी के अंदर भी अगर आप गाइटन पढ़ लें तो आपको किसी और बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक आप गाइटन पढ़ें और कोई बुक ना पढ़ें। हाँ, गाइटन की रिव्यू बुक एक आती है जो कि मैं आपको गलत डायरेक्शन में अगर ना लेके जाऊँ, एक शॉर्ट बुक है, उसको फिरदौस फिजियोलॉजी कहते हैं। तो वो जो है वो अगर आपको मिल जाए पेपर्स के करीब रिवाइज़ करने के लिए, तो वो आप पेपर्स के करीब ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन उसकी आदत बिल्कुल ना बनाएं, वरना आपकी आदत बहुत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो गाइडेंस फिजियोलॉजी से आपको पूरा फिजियोलॉजी पढ़नी है और इसके अलावा कोई बुक आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड नंबर पे बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज़ अ सॉर्ट ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट दैन फिजियोलॉजी और एनाटमी। बायोकेमिस्ट्री में आपको ये मशवरा मैं नहीं दूंगा कि आपको सिर्फ एक बुक पढ़नी है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री की जो फेमस बुक्स हैं वो हैं चटर्जी, लिपिनकॉट एंड हार्पर। ये 3 बुक्स हैं जो बायोकेमिस्ट्री की मोस्ट फेमस बुक्स हैं। इसके अलावा भी बायोकेमिस्ट्री की बुक्स हैं, फॉर एग्जांपल टर्स एक बुक है शॉर्ट बुक, और मुश्ताक बायोकेमिस्ट्री की एक बुक आती है। इसके अलावा भी कई शॉर्ट बुक्स आपको बायोकेमिस्ट्री की, फाइक बायोकेमिस्ट्री मिल जाएगी। लेकिन आपको मैं ये मशवरा दूंगा कि आप ये 3 बुक ज़रूर पढ़ें, चटर्जी, लिपिनकॉट एंड हार्पर, क्योंकि आपको तीनों बुक से मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आपको जो है वो देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल चटर्जी से आपका रट्टा बहुत अच्छे तरीके से लगेगा, आपको चीज़ें याद बहुत अच्छे तरीके से होंगी। लिपिनकॉट आपकी कंसेप्ट्स को बनाने में आपकी हेल्प करेगी, और इसी तरह हार्पर में वो चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि चटर्जी और लिपिनकॉट में आपको नहीं मिलेंगी। तो मेरा मशवरा ये है कि अगर आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो आप तीनों बुक्स को जाके पढ़ें, और तीनों बुक्स से जाके थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। और अगर आप एक बुक पढ़ना चाहते हैं तो देन आई विल रेफ़र यू चटर्जी, जो कि थोड़ी सी बड़ी बुक है, मोटी बुक है, लेकिन उसमें तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि हार्पर और लिपिनकॉट में मौजूद हैं। लेकिन आई स्टिल एडवाइस यू, मैंने तीनों बुक्स पढ़ी थी, तो आपको भी चाहिए कि आप तीनों बुक्स पढ़ें ताकि आपको पूरी बायोकेमिस्ट्री अच्छे से समझ में आ जाए। दैन फिर बात आ जाती है लेक्चर्स की। क्या हमें कोई लेक्चर्स भी सुनने चाहिए और वीडियोज़ भी देखनी चाहिए? देखिए, इट इज़ कंपलसरी। लेक्चर सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शॉर्ट वीडियोज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी आपको कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो रही हो, कंसेप्ट को समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप फ़ौरन यूट्यूब पे जाएं, आपको हर टॉपिक के तमाम लेक्चर्स, मुख्तलिफ़ लेक्चर्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो आप लेक्चर से भी जो है वो स्टडी कर सकते हैं। नए नए चैनल्स जो है वो बन रहे हैं, नए नए वीडियोस जो है वो सामने आ रही हैं। एक जो मोस्ट फेमस जो है एक प्लेटफॉर्म, वो है डॉक्टर नजीब लेक्चर्स का, जो जिसमें हर तरह के एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, आई थिंक तमाम लेक्चर्स जो है मौजूद हैं। लेकिन अगर आपको बुक से टोटल बात समझ में आ जाती है तो आपको लेक्चर्स की तरफ जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिस तरह मुझे बुक से मोस्टली बात समझ में आ जाती थी, तो मैं डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स जो है वो नहीं सुना करता था, क्योंकि उस डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स फेमस तो बहुत ज़्यादा हैं और बच्चे सुनते भी बहुत हैं, लेकिन उसके लेक्चर्स जो है बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। यानी आपको 3-3 4-4 घंटे लगाने पड़ेंगे एक एक टॉपिक को समझने के लिए। तो मेरे ख़्याल से इतना टाइम तो हमारे पास नहीं कि बहुत से लोगों के पास होता भी है, लेकिन मेरे पास तो इतना टाइम नहीं था कि मैं सिर्फ 3-3 4-4 घंटे लगा के अपनी बुक को छोड़ के सिर्फ मैं एक टॉपिक 3-3 4-4 घंटे लगा के कवर करूँ। लेकिन अगर आपको सूटेबल लगता है तो आप डॉक्टर नजीब के लेक्चर सुन सकते हैं। इसके अलावा आपको शॉर्ट वीडियोज़ मिल जाएंगी ऑस्मोसिस के चैनल पर, आप ऑस्मोसिस का चैनल विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा एक चैनल है जो मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ उस चैनल को, वो है अरमांडो हसुडनगन। जितना अजीब सा इसका नाम है, अरमांडो डंगन जो भी है, तो उतना ही अच्छा इसका चैनल है और बड़े अच्छे तरीके से हर टॉपिक को जो है वो ये बुक पे इलस्ट्रेट करके, पैड पे इलस्ट्रेट करके जो है वो बताता है। तो इसके चैनल को भी आप विज़िट कर सकते हैं, और जो भी आपको चैनल मिल जाए, आपको अच्छा लगे, आप वो चैनल विज़िट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आपको MBBS से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो की रिक्वेस्ट कोई करनी हो, वीडियो की रिक्वेस्ट करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर जो है वो मैसेज भेज दें, फेसबुक पे पेज पे आप मुझे भेज दें, और या कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप मुझे बता सकते हैं। अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।